नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस की आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग की तैयारी बिल्कुल चरम पर होगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। मेरे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी साल संग्रह, प्रीवियस ईयर और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो कराया जा रहा है उसको आप लोग भली भांति कर रहे होंगे। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी संजो के रख रहे होंगे और पीडीएफ भी पढ़ रहे होंगे। मैं इतना उम्मीद आप लोगों से कर रहा हूं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 21,391 में आपका सिलेक्शन हो तो ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। और अगर सोच रहे टाइम पास करना है तो टाइम पास करिए। मैं फिर से कह दूं कि मेरे द्वारा 75 दिवस का एक स्कीम है। स्कीम क्या है भैया? इसमें आपको एनसीईआरटी सार संग्रह से क्वेश्चंस करा रहे हैं हम, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट, फिर प्रीवियस ईयर। तो 75 चौके 300, लगभग 200 से 300 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको मैं दे रहा हूं और ये 75 दिनों तक दूंगा। 15,000 क्वेश्चंस, इनमें से अगर 70 से 75 क्वेश्चन भी आ गया तो आपका काम बिल्कुल आसान। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को अच्छे से देखें, पीडीएफ को रखें, पीडीएफ को पढ़ें, ताकि आप भी अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन करें, सपना अपना साकार करें। तो चलते हैं। अर्थशास्त्र का यह 5वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 4 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर नहीं देखा है आपने तो देखिए जा करके, है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, देखिए वहां। पहला प्रश्न, विशेष आहरण अधिकार निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? विशेष आहरण अधिकार जो है वह कैसे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। किससे भैया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जो है वह संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, किस नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं? कितने का नोट जो होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है? तो आप बताएंगे कि 1 रुपये के नोट पर, जी हाँ, 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का जो है वह हस्ताक्षर होता है। प्रश्न संख्या 3, किस निकाय की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है? अगर इससे पहले के वीडियो आपने देखे हैं तो ये वाला आंसर आपको पता होगा। नाबार्ड की जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 को हुई है। तो पूछा हुआ प्रश्न है किस संस्था का जो स्थापना हुआ है वह 12 जुलाई 1982 को हुई है? तो बताएंगे नाबार्ड। 4 नंबर क्वेश्चन, भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए किस समिति का गठन किया है? नंदन नील समिति का गठन किया गया है। भुगतान के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए आपको पता है कि आजकल जो है वह डिजिटलीकरण हो गया है कि नहीं, कैशलेस वाला मामला आ गया है। तो इसके लिए कह रहा है कि किस समिति का गठन जो हुआ है, तो यह समिति का नाम था नंदन नील समिति। क्या नाम था? नंदन नील समिति। एक लंबी अवधि की संपत्ति जिसे उपकरण या भवन के रूप में जाना जाता है, उसकी क्षमता या सामर्थ्य में सुधार करने के लिए खर्च की गई राशि को क्या कहा जाता है? पूंजीगत व्यय। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो बिल्कुल बाउंस कर जाएगा, नो बॉल की तरह, समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से आप अर्थशास्त्र नहीं पढ़े होते हैं, आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बिल्कुल एकदम अनभिज्ञ लगेगा, अनजान सा लगेगा। तो आपको मास्टर नहीं बनना है अर्थशास्त्र का, आपको बस एग्जाम पास करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो ये पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैं इन क्वेश्चंस को लाता हूँ। तो इनके डाटाज को बस याद रखिएगा, पूंजीगत व्यय 1-2 बार पढ़िएगा तो थोड़ा सा दिमाग में आपको आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ग्रांट फ्रीड हैवरेयर ने। किसने? ग्रांट फ्रीड हैवरेयर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6, किसने अर्थशास्त्र में सबसे पहले सामान्य संतुलन सिद्धांत की खोज की? किसने भैया सामान्य संतुलन सिद्धांत की सबसे पहले खोज की? तो फ्रांसीसी अर्थशास्त्र थे वालरस। क्या नाम था उनका? वालरस। ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सामान्य संतुलन सिद्धांत, वालरस। प्रश्न संख्या 8, अर्थशास्त्री जिसने विकास के हिंदू दर शब्द को जोड़ा, हिंदू दर शब्द को जोड़ा, तो यह जोड़ा राजा कृष्ण ने। किसने जोड़ा है? राजा कृष्ण ने जोड़ा है। प्रश्न संख्या 9, किसने यह सिद्धांत दिया कि जनसंख्या गुणात्मक रूप से बढ़ती है तथा खाद्य आपूर्ति समानांतर रूप से बढ़ती है? जनसंख्या जो है गुणात्मक रूप से बढ़ेगी और खाद्य आपूर्ति वो समानांतर रूप से बढ़ेगी। तो माल्थस का कहना है। किसका? माल्थस का। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत जानदार शानदार प्रश्न है
इसको नोट कर लीजिए। जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि होती है, जबकि खाद में समानांतर वृद्धि होती है। माल्थस थ्योरी है, ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंक को उधार देता है कहलाता है। तो वह दर जो है वह बैंक दर कहलाता है। बैंक दर क्या कहलाता है भैया? जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है, वह अन्य बैंकों को उधार देता है। किस रेट पर? तो वह बैंक दर पर देता है। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होगा ही। वह बाजार मूल्य जहां आपूर्ति की गई वस्तु की मात्रा मांग की गई वस्तु की मात्रा के बराबर हो। आपूर्ति वाली वस्तु की मात्रा मांग वाली वस्तु की मात्रा के बराबर हो, दोनों बराबर हो, तो ऐसे में क्या होगा? तो आपको पता है जब दोनों बराबर हो तो संतुलन हो जाएगा, तो संतुलन मूल्य की उत्पत्ति होगी। चलिए, प्रश्न संख्या 12। जब किसी टैक्स का भुगतान अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा आरोपित कर दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिगामी टैक्स सिद्धांत, जी हां, प्रतिगामी टैक्स सीमांत कहते हैं। प्रतिगामी टैक्स सीमांत, सिद्धांत नहीं सीमांत। चलिए, अगला प्रश्न चलते हैं। लागत और सीमांत राजस्व के बीच समानता निर्धारित करती है। तो लागत और लागत और सीमांत के बीच जो होता है वह संतुलन मूल्य होता है। जिस अर्थशास्त्री ने तरलता वरीयता का सिद्धांत दिया वह कौन था? सीधा सा प्रश्न है, तरलता वरीयता का सिद्धांत किसने दिया था? तो किन्स ने दिया था। किसने दिया था? किन्स ने दिया था। 2-4 नाम है जो चर्चित नाम है, किन्स हो गए, माल्थस हो गए, ऐसे नामों को याद रखना है आपको। शुम्पीटर हो गए, इनके नामों को याद रखना है, बहुत पूछा जाता है इनके नामों से। देखिए, अभी शुम्पीटर का हमने नाम लिया, शुम्पीटर का प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से किसने लाभ के नवाचार का सिद्धांत किया है? किसने किया है भैया लाभ के नवाचार का सिद्धांत? तो उसका सिद्धांत किया है जोसेफ शुम्पीटर ने। किसने? जोसेफ शुम्पीटर ने। प्रश्न संख्या 16। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का आकार होता है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र का जो आकार है वह यू आकार का होता है। किस आकार का होता है बच्चों? यू आकार का। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। रंगराजन समिति का गठन जो है वह किसके लिए किया गया था? एक बार फिर से सुन लीजिए, रंगराजन समिति का गठन जो है वह किसके लिए किया गया था? तो यह बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। अगर वीडियो को आपने पहले वाले वीडियोस भी देखे हैं तो इस क्वेश्चन को मैं पहले भी कराया हूं। रंगराजन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। वाकहार्ड किस उत्पादन में सम्मिलित है? वाकहार्ड का किस उत्पादन से संबंध है? तो वाकहार्ड का जो संबंध है वो दवाई उत्पादन से, मेडिसिन उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है। केलकर टास्क फोर्स, तो केलकर टास्क फोर्स जो है वह कर से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। केलकर टास्क फोर्स। प्रश्न संख्या 20। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? नगरीय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में भाई साहब पूछा जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान तो हाशिम समिति ने किया था। किसने? हाशिम समिति ने। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो कहीं भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जेंडर गैप के आकलन का जो जिक्र होता है तो उसमें आराम का जो है प्राचल वो प्रयुक्त नहीं होता है। स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशक के माध्यम से। मैंने पहले भी कहा है आपको कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 50 में 2-4 ऐसे आएंगे जो बिल्कुल बाउंस करेंगे, जिसको आप नो बॉल दे सकते हैं, फ्री हिट मिलेगा। लेकिन भाई साहब ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, ये फ्री हिट ही मामला बिगाड़ता है, मैच में हो या एग्जाम में हो। तो बस डाटा याद रखना है, टीचर नहीं बनना है अर्थशास्त्र का, ये ध्यान देना है। गरीबी उन्मूलन एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? गरीबी उन्मूलन एजेंडा में जो 5 जो सिद्धांत हैं देखिएगा। प्रश्न संख्या 24। कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। बाहुल फसल योजना को प्रतिपादित किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। बाहुल फसल योजना को प्रतिपादित किया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। ई ब्रिज संबंधित है, बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ई ब्रिज, तो ई ब्रिज सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म है। सरकारी सेवाओं तक आपकी पहुंच हो, वहां तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ई ब्रिज, ध्यान दीजिएगा।
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश। अच्छा, जो 88 धारा है आयकर विभाग की, उसमें छूट को समाप्त करने की सिफारिश किया गया था केलकर समिति। अब बताइए केलकर समिति का ये सिफारिश बढ़िया था कि बेकार था? चलिए 28 नंबर प्रश्न, इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जी हाँ, पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है, और सोना चांदी वालों को हॉल मार्क दिया जाता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो देखिए ये कंपनियां चेंज होती रहती हैं समय के अनुसार। टीसीएस है आंसर, ध्यान दीजिएगा। प्रोजेक्ट एरो का संबंध है किसके आधुनिकीकरण से भैया? प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? तो डाकघर। ये भी क्वेश्चन पहले के वीडियोस में आपको मैं दे चुका हूं, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे वीडियोस को देखिए बउआ। अगर 21/3/9/1 में रिजल्ट चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा बॉस, बहाना नहीं चलेगा। मान के चलो हमारे सामने तो बहाना मार लोगे, सर ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, लेकिन आयोग को क्या जवाब दोगे? उसके 100 प्रश्नों में 70 का जवाब नहीं दिए तो आयोग तो आपको अयोग्य घोषित कर देगी ना। वहां क्या जवाब दोगे? जवाब तो देना है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं भाई? मैं बार बार कह रहा हूं कि 75 दिवस आप हमारे साथ बिताइए, मजा ना आए तो कहिएगा, रिजल्ट ना हो तो कहिएगा। अगर ईमानदारी पूर्वक आप इन 75 दिन में मेरे साथ बिताते हैं, ये 75 दिन, और प्रतिदिन जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है क्लास पीडीएफ, उसका सेवन करते हैं, किस्मत बदल जाएगी दोस्त, किस्मत बदल जाएगी। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बहाना नहीं, नौटंकी नहीं। नौटंकी करेंगे तो हम भी नहीं मदद कर पाएंगे। बाकी देख लीजिए आप। चलिए, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? पता है कितना गर्मी है? 45 डिग्री 44 डिग्री है, पंखा भी नहीं चला रहे हैं, और आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो, और फिर भी उसके अलावा रूम में चारों ओर लाइट लगा रहता है। आप लोग को पता ही है वीडियो कैसे शूट होता है। गर्मी, पसीना झलक नहीं रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं कंटिन्यू लगा हूं। और एक आप लोग हैं कि अपने लिए नहीं लगे हैं, तो कम से कम शर्म कर लिया करिए अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, कि भाई किसी तरह से ले लो। मैं इतनी गर्मी में आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना गर्मी लगता है जब वीडियो बनाता हूँ। एसी लगाने का बजट नहीं है कि एसी लगा पाएँ अभी, है ना। अगर पंखा यूज करते हैं तो पंखा का ही आवाज़ सुनेंगे, मेरी आवाज़ बाद में जाएगी, तो मजबूरी है कि नहीं। गर्मी में ही वीडियो बनाना पड़ता है, सांसें फूलती हैं। कभी कभी देख ही लेते होंगे वीडियो में आप लोग, क्योंकि गेट जब बंद रहता है ऑक्सीजन लेवल भी कम जाता है रूम में। तो थोड़ा सा आप भी पढ़िए, अपने लिए ही पढ़िए। चलिए, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो कोल्डोर ने पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया है। प्रश्न संख्या 32, भारतीय रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति के द्वारा किया गया? तो तारापुर समिति के द्वारा किया गया था। भारतीय का जो रुपयों को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया था, आपको पता है, उसकी समिति के लिए, परीक्षण के लिए। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर 30% तक करने का सुझाव दिया था, केलकर समिति ने। 34 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। यह भी प्रश्न पहले कराया जा चुका है, 1983 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। चलिए, ऑपरेशन फ्लड 2, पहला हो या 2 हो, दोनों का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से ही है, ध्यान दीजिएगा। सत्यम समिति भी पहले पढ़ाया जा चुका है, वस्त्र नीति से संबंधित है। सत्यम समिति, वस्त्र नीति। 37, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था विश्वेश्वरैया के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वेश्वरैया के द्वारा माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया था। हाल ही में हुए कर सुधार किस कमेटी के सिफारिश पर? तो राजा चलैया समिति के सिफारिश पर कर सुधार के अध्यक्ष जो थे वह राजा चलैया थे। NAFED संबंधित है, कृषि विपणन से संबंधित है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बाउंस कर जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वह गेहूं पर पड़ा है, ध्यान दीजिएगा। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ है, तो 2005 से लागू हुआ है। अर्थ शोधन अधिनियम 2005 से। भारत में सेवा कर जो है किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? तो यह जो सर्विस टैक्स है यह राजा चलैया की सिफारिश पर लागू किया गया है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक हैं वो 5 हैं। कितने हैं भाई साहब? 5 हैं, ध्यान दीजिएगा।
बीमारू राज्य में नहीं आता है, बीमारू राज्य में कर्नाटक जो है वो नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, किससे है? मत्स्य पालन से। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है कैसी बेरोजगारी? तो अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक संख्या है गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या। प्रश्न संख्या 48, 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो बिहार में नहीं पड़ा था, बिहार में नहीं पड़ा था 1943 में, बंगाल में पड़ा था। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में आपका बिहार भी रहेगा। बिहार में 1943 में नहीं है। स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मैंने वीडियो के बीच में आपको बताया था, जो हॉलमार्क होता है उसका प्रयोग होता है सोने के लिए, सोना के आभूषण के लिए जब कुछ बनाया जाता है तो उसमें हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। तो 49 क्वेश्चन है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, पढ़ने को प्रेरित करिए। 21,391 में शामिल हो जाएं वो भी। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।